आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। सर, आपको नमस्कार। आप तमाम लोगों को यहाँ पर नमस्कार और प्रणाम लोगों को यहाँ पर। तो संविधान और मानवाधिकार, भारत का संविधान जिस स्वाधीनता संग्राम की कोख से निकला है, उसमें मानवीय गरिमा और मानवीय अधिकारों की लड़ाई काफ़ी अहम रही है। भारतीय संविधान के कई तत्व ऐसे हैं जिनका मानवाधिकारों से गहरा वास्ता है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार दरअसल मानवाधिकारों की ही गारंटी है, लेकिन फिर भी भारतीय समाज में मानवाधिकारों के हनन की मिसालें लगातार मिलती रही हैं। धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा, हाल के वर्षों में बढ़ी मॉब लिंचिंग, ये सब हमारी संवैधानिक व्यवस्था के सामने दिखने वाली चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? कौन सी एजेंसियां इसमें मददगार हो सकती हैं? कैसे हम संविधान की भावना पर अमल कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं जस्टिस यू ललित। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और आपके कार्यकाल में कई अहम फैसले हुए, चाहे तो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको 10% आरक्षण की बात हो, चाहे बेल्स की बात हो, तमाम फैसले लिए गए। और आज हम अपने संविधान पर बात करें जो हमारे देश की बहुमूल्य धरोहर है। 75 साल का हमारा संविधान हो रहा है, खरा उतरा है, एक बहुत बड़ा भरोसा है हर एक आम नागरिक के लिए कि जो हमारा संविधान है वो हमारे साथ है। ख़ास तौर से जो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार सुबह से ही अपने संविधान की जो खूबियाँ हैं और जो हम सबके सामने चुनौतियाँ हैं उन पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अब मानवाधिकार पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो ये भरोसा है वो 75 सालों में बना रहा है और बना रहेगा। आगे की पीढ़ियां इन्हें और बखूबी निभाएंगी, यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में और जो जाति और धर्म के नाम पर हिंसा हम देखते हैं, हालात संभले लेकिन फिर भी ये ऐसे मामले सामने आते हैं। आप कैसे आंकते हैं, कैसे हम ये भरोसा जता सकते हैं कि इन पर लगाम लगेगी, या आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान ये नहीं मानता कि स्टेट का कोई रिलीजन हो। तो हर नागरिक को अपना अपना रिलीजन जैसा भी चाहे वो अपनाना, यानी राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड इवन सॉर्ट ऑफ प्रोफेस a particular religion is always taken to be part of fundamental right of a citizen. माफ़ करिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी जो है मतलब मार्केट में चलने लायक है, पर उससे आगे थोड़ा सा नहीं जा सकता मैं, तो इसलिए कभी अगर मैं स्विच करूं और अंग्रेज़ी में बात करूं तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, माफ़ करिएगा। अब ये है कि जब एक किसी आदमी को अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का राइट है, ये बात सही है कि इस कंट्री में रिलीजन के नाम पे कई बारी डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बारी उसके दंगे भी होते हैं। इस राष्ट्र के जन्म तक 1947 के उसकी हिस्ट्री या उसका इतिहास भी वही है कि जो पार्टीशन या उसके बाद जो दंगे या फसाद हुए वो, तो ये जो है ये थोड़ा सा हमारी एक हिस्ट्री का एक ज़रा एक बैड पैच सरीका है। और ये बात सही है कि पिछले 75 वर्षों में उस ज़ख्म से हम काफ़ी उभरे हुए हैं, पर फिर भी कभी ना कभी वो जो बीमारी है वो फिर से उभर कर आती है। अब जैसे आप अगर कानून के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी इसको सपोर्ट नहीं करता, और ये किसी भी राष्ट्र का ये एक उद्देश्य कभी नहीं हो सकता कि इस तरह की हिंसा बढ़ती रहे। अभी जो रिसेंट जो एक्ट्स नए निकले, भारतीय न्याय संहिता और ये हुए हैं, उसमें आज तक जो नहीं था वो नॉर्मली क्या होता है कि एक कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसका हम मर्डर बोलते हैं, या पुराने ज़माने में जिसको हम दफ़ा 302 बोलते थे, उसके लिए ऑफ कोर्स एक डेथ सेंटेंस या लाइफ सेंटेंस एक ऑल्टरनेटिव है पनिशमेंट का। पर इस बारी भारतीय न्याय संहिता में
मॉब लिंचिंग एक स्पेशल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है कि जिसके लिए भी वही पनिशमेंट है जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये एक तरह से जैसे आपने बोला ना, इसका एक एक्नॉलेजमेंट है कि इस सोसाइटी में आज भी वो मॉब लिंचिंग या फिर रिलीजन के नाम पे या क्लास या कास्ट के सेपरेशन या डिवाइड के नाम पे कुछ हिंसाएं होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए तो पार्लियामेंट ने उसके बारे में सोच के एक स्पेशल उसको ऑफेंस भी डिक्लेयर करके उसके लिए सज़ा भी यानी उन्होंने उसके लिए डिफाइन किया है। तो ये बात सही है, पर ये जो है ये जैसे जैसे राष्ट्र आगे बढ़ता है वैसे वैसे कई चीज़ें उसमें जो है कम होनी जानी चाहिए। वैसे ही ये बात है वो असल में कम होनी चाहिए, या यूं समझ लीजिए इसका पूरी तरह से टर्मिनेशन होना चाहिए। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मानवाधिकारों की बात होती है, हम खबरों की दुनिया से हैं, खबरें पढ़ते हैं, और हमारे संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। कानून के सामने सब बराबर भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं और मन को बुरा लगता है जब देखते हैं एक दूल्हा है, उसको घोड़ी पे चढ़ना है तो उसको प्रोटेक्शन के साथ जा रहा है अगर दलित समाज का है, या मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, या स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव होता है, या फिर हैंडपंप से पानी, कुएं से पानी। ये खबरें हमें दिल्ली में बैठ के लगता है कि अरे दूर दराज में होता है, लेकिन अगर हम उसके मन में जाके सोचें तो कितना दुख होता होगा। तो हमारा दायित्व है खबरें दिखाने का, हम दिखाते हैं, लेकिन ये जो विषमता है सर, संविधान तो नहीं चाहता था ये हो, हमारा कानून भी नहीं चाहता होगा हो, हमारे समाज में भी इसको सीखने की ज़रूरत है। कहाँ हम रह गए, क्या आप आंकलन आपका? आपने सही कहा। जैसे 1950 में जब संविधान पहली बार फोर्स में आया 26 जनवरी को, तो उसमें ये बात सही थी कि आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी का अबॉलिश हो गई। मतलब ये बात हमने मान ली कि अब की इससे आगे हम अनटचेबिलिटी कभी भी सहन नहीं करेंगे, ना ही उसकी प्रैक्टिस होगी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है ये तो रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, पर असल में प्रैक्टिस में शायद होता होगा। इसी वजह से 1955 में जो राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो वो 1955 में आ गया, 5 साल बाद। इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर को 5 साल बाद भी, अनटचेबिलिटी अबॉलिश होने के बाद भी, ये महसूस हुआ कि शायद एक कानून की ज़रूरत है जिसके तहत जो भी अनटचेबिलिटी या जो भी उस बेसिस पे जो भी प्रैक्टिसेस करता है, या कुछ जो हरासमेंट होती है कुछ दलित लोगों की, उसके लिए उसके पास एक कुछ कानून का एक हथियार होना ज़रूरी है। तो ये बात है, जैसे आपने कहा कि कुछ विषमताएं हैं वो होती हैं, पर लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी है, एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्ट जिसको बोलते हैं, वो अफर्मेटिव एक्शन दैट इज़ अंडर 14, 15, 16। सो ये जो है, जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं, ये जिस तरह से होती हैं, उसका जो स्वीप है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपको बोलूँ, आज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आके 250 साल हो गए। करेक्ट। हम तो उनके सामने बड़े छोटे हैं, 75 वर्ष ही हुए हमारे। अमेरिका में भी एक क्लास को सब्जुगेट किया जाता था, जो कि हम ब्लैक अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। आप अगर देखें कि उनके सेनेट में आज तक के कितने ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन आए हैं, तो आज तक सिर्फ 18 लोग आए हैं। उसके कंपैरिजन में आप हमारी फिगर्स देखें तो हमारा आर्टिकल 330, 332 के हिसाब से लोकसभा में और हर स्टेट लेजिस्लेचर में कम से कम जितना प्रतिशत उनका प्रोपोर्शन है, अगर 15% शेड्यूल कास्ट है तो 15% सीट्स होनी चाहिए। इसका मतलब 540 वाली लोकसभा में 15%, कम से कम 75 लोग तो हैं। अगर एक लोकसभा में हम 75 चुन के देते हैं, उसके कंपैरिजन में अमेरिका में देखें तो 18 ही हुए अगले 250 वर्षों में। तो ये जो स्वीप है, हम लोग
बड़ी तेज़ी से ये विषमताएं दूर करने की तरफ जा रहे हैं। अब ये बात सही है कि कुछ थोड़े से लिंगरिंग ऐसे छोटे से डाउट्स होते हैं, कुछ होता है, ये बात है, पर वो भी नहीं होना चाहिए और ये उसके लिए एक समाज का जागरूक होना हमेशा ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जिस पर मैं ध्यान देती हूँ वो है महिलाओं का। अभी हम तमाम सेशंस में बात हो रही थी, महिलाओं की संविधान बनाने में भी भागीदारी थी और हमारे संविधान ने तो एक बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिया, वोटिंग राइट्स हमें तमाम पश्चिमी देशों से पहले मिले। हर क्षेत्र में महिलाएं अब 75 वर्षों में आगे बढ़ रही हैं, बराबरी की बात कही जाती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ी, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें वाकई चिंताजनक स्थिति है। अब मैं कहूँ हर मिनट में ये हो रहा है, हर 10 मिनट में ये हो रहा है, उस आंकड़े के बजाय हमारे कानून न्यायपालिका ने भी एक सख्त कानून बनाया जब बलात्कार और क्रूर हिंसा के मामले सामने आए। उसके बावजूद लगाम नहीं लगती है, मामले सामने हैं। आप क्या सोचते हैं किस तरह से जो ये हिंसा है, ये जो एक क्राइम है, इस पे काबू पाया जा सकता है? फिर से वही बात है, मतलब आप जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनी ना तो उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ सो एंड सो सो एंड सो, और हमने भी वही बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन्होंने वी द पीपल बोला तो उसमें ब्लैक अमेरिकन्स नहीं आते थे, दे हैड नो सिविल राइट्स। व्हेन दे सेड वी द पीपल, लेडीज नहीं आती थी उसमें, उनमें सिर्फ वाइट अमेरिकन मेल्स आया करते थे। हमने जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की एंड फोर्स में आई, व्हेन वी सेड वी द पीपल, वी मेंट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वेदर रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड, एवरीथिंग। सो जो आपने कहा ना बराबर का दर्जा, वो तो बराबर का दर्जा पहले दिन से ही आ गया वो। अब ये बात सही है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में कितनी विषमताएं होती है। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी यहाँ साक्षरता सिर्फ 20% थी। आज की तारीख में साक्षरता 80% के करीब करीब है। सो ये जो है दौड़ जो है, इस दौड़ में जैसे आपने अगर 1990 में लेडीज़ का योगदान साक्षरता में सिर्फ 32% हुआ करता था, एज अगेंस्ट जो जेंट्स थे वो बाकी 67% थे। तो किसी भी कॉलेज या हायर एजुकेशन में आप देखो तो उनकी जो संख्या थी, मात्रा हमेशा जेंट्स से कम हुआ करती थी। मैं 2 साल पहले एक राजस्थान में जुडिशियल एकेडमी में एक कोर्स पास आउट करके सारे जो नए जजेस बनते हैं उनके पासिंग आउट डे के लिए गया था मैं, तो उधर 190 में से 129 लेडीज थी। सो दैट्स अ वेरी वेरी एनकरेजिंग साइन। आज की तारीख में कम से कम 8 प्रदेश ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि जहाँ पर जुडिशियरी में एंट्री लेवल में गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। तो ये जो है ना एक एडवांसमेंट होगी, जैसे होगी आगे वाले 10-20 सालों में ये होगा। आज की तारीख में ये होता है कि जैसे 32 और 67% है, उसकी बजाय आज नेक एंड नेक 50-50 आराम से चलते हैं। तो ये बदलाव तो होगा ही। हाँ, सिर्फ सुरक्षा की बात थी जो मैं पूछना चाह रही थी। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट आई थीं और जो विचाराधीन कैदी हैं उनके बारे में उन्होंने बात सामने रखी थी। बहुत भावनात्मक तौर पर मेरे सहयोगी आशीष बता रहे थे, याद दिला रहे थे कि किस तरह से वो आई। उन्होंने कहा कि केस लड़ते लड़ते बर्तन तक बिछ जाते हैं लोगों के। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, ये कहना भी पड़ा। तो इस समय जब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है, इतने मामले हैं, आपका क्या असेसमेंट? ऐसा है, जज कभी उसको भी कानून के दायरे में ही रहना पड़ता है। अब जैसे हमारा कानून ही ये कहता है कि जिस ऑफेंस के लिए 7 साल से ऊपर की सज़ा हो उसको इतनी आसानी से बेल नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कारण है। जैसे अगर एक समझ लो रेप का एक अगर ऑफेंडर है, अगर आप उसको रेडीली बेल दे दोगे
तो शायद किसी एक बच्ची की, किसी लड़की की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो सकता है. So there are always balancing which has to be done between individual right and societal expectation and security of the society. इसलिए कानून ही ये कहता है कि 7 साल के ऊपर देते वक्त आप थोड़ा सा उसको समझ के दीजिएगा कि आपके पास ये एक कहने के लिए जगह होनी चाहिए कि ये आदमी इस ऑफेंस का गिल्टी नहीं है. प्राइमा फेशी ही इज नॉट गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस. अगर आप ये जज के ऊपर ये बंधन डालते हो तो जाहिर है कि जज को बेल देना इतना आसान नहीं होगा. और ये बात बार बार होती है. जैसे आपने अगर समझ लीजिए जो हम बोलते हैं ना कि नादान बच्चियों के लिए बना हुआ कानून है जिसको पॉक्सो बोलते हैं, पॉक्सो है या डोमेस्टिक वायलेंस है या ऐसे कई सारे कानून हैं जिसमें बेल के प्राविधान जो हैं वो दे कम विद दीज काइंड ऑफ कंडीशंस कि आप बेल नहीं देंगे जब तक कि आप यू कम टू अ कंक्लूजन दैट द मैन इज नॉट गिल्टी. अब ये जैसे है, जब ये इतने सारे कानून अगर आप बनते हैं और ये कानून में अगर प्राविधान है तो जो जज देने वाला बेल है वो कैसे दे पाएगा इतनी आसानी से? क्योंकि जब आपने उसके ऊपर कानून का ही बंधन डाल दिया कि भाई नहीं देना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी आसानी से बेल नहीं देगा वो. और इसी की वजह से ये चलते हुए ये बात सही है कि ऑन अ आइडियल प्लेन यू मे से दैट बेल एंड नॉट जेल मस्ट बी द रूल. पर लेकिन वो करते वक्त फिर वो जो बातें हैं वो पार्लियामेंट के ही अगर इंटेंट है कि ना दें उसको तो जो जज है वो तो दुविधा में आ ही गया. वो ये होता है थोड़ा की इंटेंट. सर, सोशल मीडिया का दौर है आजकल और हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं. क्या होता है अगर कहीं पे अन्याय, क्रूरता कुछ हो रही होती है, लोग अपने आप ही सोशल मीडिया पे डाल देते हैं. और आपको क्या आभास सोशल मीडिया के आने से क्या ये न्याय होता है या आपको लगता है कि ये गैर ज़रूरी है? सोशल मीडिया का ह्यूमन राइट्स में जो हस्तक्षेप हुआ है या ये सहारा मिला है इसे कह दें या कभी कभी गैर वाजिब भी लगता है, आप कैसे देखते हैं? इसके दोनों तरफ से हैं. कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं. पॉजिटिव्स ये हैं कि एक समाज जागरूक हो गया है. एक कोई भी आदमी, पहले उसे क्या होता था कि मेरे विचार अगर मैं अपने नागरिकों के पास भेजूं तो मुझे कोई माध्यम चाहिए. जो माध्यम होता था वो एक न्यूज़पेपर होगा या कुछ होगा. वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल देगा तो वो पब्लिश होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी कई सारे वाद खड़े होते हैं. अब आज की तारीख में क्या है, वो खड़े खड़े एक पिक्चर ले लेता है, एक वीडियो ले लेता है, क्लिप लेता है एंड ही पोस्ट्स इट ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म. So the idea gets easily propagated, idea gets easily sort of distributed amongst the section of the people. So social media का ये greatest advantage है कि ये उसका propagation बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी और कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है without putting himself to any expenditure. एक तो ये positives हैं. दूसरा positive ये है कि लोगों को तुरंत पता चल सकता है कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है. So therefore, public opinion can easily get generated on an issue. That is also second positive of it. Third is, कभी कभी उसका गैर इस्तेमाल भी होता है. वो कोई प्राइवेट मोटिव से होता है, कोई जानबूझ के उसका एक अल्टीरियर मोटिव पीछे होगा. जैसे एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था and there was on a social platform something got distributed saying that a lady teacher was running a brothel. And it got wide publicity. And finally it turned out that was all motivated. Now, अगर आप उसका नेगेटिव इश्यूज देखो तो कम से कम ये बात तो सही है कि एक इंडिविजुअल की रेप्यूटेशन कहीं ना कहीं वो मार खाई वो रेप्यूटेशन. तो ये जो नेगेटिव्स हैं वो भी तो है. हर बार यही होता है कि जितना आगे चलते हो उसका उतने साथ, जैसे एक पैर आगे जाएगा तो पिछला तो पीछे ही रहेगा. वैसे सर, आपको क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट माना जाता है. जस्टिस चंद्रचूड़ की जब फेयरवेल स्पीच थी
तो उस दौरान आशीष फिर मेरे जो सहयोगी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने उसमें आपका ज़िक्र किया कि जब वो सुप्रीम कोर्ट आए, क्रिमिनल लॉ के बारे में ज़्यादा वो नहीं जानकारी रखते थे और आपको ऑब्ज़र्व करके उन्होंने क्रिमिनल लॉ के बारे में तमाम केसेस के बारे में जाना। आपका क्या आकलन सर, जो हमारा चाहे आप जब वकील रहे हो, जज रहे हो, क्राइम हैज़ बीन योर एक्सपर्टीज़ एरिया, मास्टर आप हैं उसके, क्या असेसमेंट यहाँ पर, व्हाट आर योर संस्मरण क्या हैं आपके ओवर द इयर्स? ऐसे बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा जो स्पैन है कुछ 40 वर्षों का है, तो मैंने एक कुछ वकील के यादगार तौर पल पे अगर जी, बहुत cases? ज़्यादा है, बहुत हैं, कई सारे हैं। एक थोड़ा सा अब बोलिए, समय है मेरे पास बहुत नहीं, ज़्यादा। हाँ, एक मैंने 2 मेरे क्लाइंट्स थे। एक फिल्म एक्टर जिनको ब्लैक बक को मारने की वजह से एक 5 साल की सज़ा हुई थी, और दूसरे एक फेमस क्रिकेटर जिनको किसी के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल मान के 3 साल की सज़ा हुई थी। सो मेरे एक तीसरे क्लाइंट ने मुझे बोला, सर ये कहाँ का न्याय हुआ कि एक एनिमल को मारे तो 5 साल, एक इंसान को मारे तो 3 साल। यानी एक जो जनरल आदमी है उसकी अंडरस्टैंडिंग में कैसा होता है, वो ही ट्राइज टू पुट इट रिलेटिवली, कि इंसान के जान की कीमत इतनी कम है कि जो एक हिरन की जान से कम है। और ये जो है ना, ये दुविधा ये हमेशा अपने क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हमेशा रहती है कि उसका जो रिलेटिव एक स्टैंडर्ड तैयार होना चाहिए, पनिशमेंट का एक स्पेक्ट्रम तैयार होना चाहिए कि पनिशमेंट के लिए भी क्या होना चाहिए, क्या क्या मायने होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जिसके ऊपर आप तय करोगे कि भाई इस आदमी को इतनी पनिशमेंट होनी ज़रूरी है। अब जैसे कई सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पनिशमेंट देने का जो प्रावधान है वो जज या एडजुडिकेटर के अपने डिस्क्रिशन पे होता है, वो 0 to life तक के भी हो सकता है। अब वो उसको कहाँ फिट करेगा, कैसे फिट करेगा, ये जो है ना, ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये थोड़ा ज़्यादा और अच्छे गहराई से डेवलप होना ज़रूरी है। तो क्या चुनौतियाँ या चैलेंजेस आप सामने देखते हैं सर? चैलेंजेस तो हर बार होती है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एट एवरी जंक्शन। सो देयरफॉर आज अगर आप ये करोगे तो कुछ ना कुछ दूसरे चैलेंजेस विल गेट थ्रोन अप। Criminal administration of justice, there are 2-3 challenges which I see every day. One of them is कि जो भी ट्रायल है जितनी जल्दी हो सके वो ख़त्म होनी चाहिए। वो इसलिए ख़त्म होनी चाहिए कि अगर आप नहीं ख़त्म करोगे तो जो जेल के अंदर बैठा हुआ आदमी है वो बारी बारी बेल के लिए अर्जी करता रहेगा। सो वन मैटर विल गिव राइज टू 2 other matters, correct? So therefore one has to be very clear कि जितनी जल्दी आप ख़त्म करोगे उतना ही आपके सिस्टम पे लोड ख़त्म हो जाएगा या कम होगा। दूसरी बात ये कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से मशीनरी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, दे डेवलप सो मेनी थिंग्स। वो एक कोई मंत्री आ जाए तो उनकी सुरक्षा के का इंतज़ाम भी उन्हीं के हाथ में होता है, एक मर्डर हो जाए तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं के हाथ में होता है। दूसरी बात ये कि जो इन्वेस्टिगेशन में जो साइंटिफिक मटेरियल या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या मेथडोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए वो भी बहुत कम होता है। अब जैसे एक रेप विक्टिम को उसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका अगर डीएनए फोटोप्रिंट टेस्ट हो जाए तो बहुत आसानी से आप ऑफेंडर की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकते हो। पर लेकिन हमारे यहाँ ऐसे CFSL लैबोरेटरीज बहुत कम है। तो ये जो साधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, देयर हैज़ टू बी रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टिगेटर्स। नंबर 3, देयर हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल एलिमेंट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन। अगर आप ये 3-4 चीज़ें करोगे तो आपका इन्वेस्टिगेशन
बड़ा फाउंडेशन ज़बरदस्त होगा। फाउंडेशन ज़बरदस्त होगा तो आपके केसेस भी आराम से रहेंगे। आपका स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 100 में से 20% केसेस में ही कन्विक्शन होती है। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि 80% लोग एक्विट होते हैं, वो बाकायदा बरी होते हैं। वो अगर बरी होते तो फिर आपने उनको जेल में क्यों रखा था, ये भी एक दूसरा सवाल होता है सोशल एंगल से। सो कई सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत हर जगह चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस को ओवरकम करना ही काम है। बिल्कुल यही समझना था जो आपने बखूबी समझाया, कितने सुधार की जो ज़रूरत है। एक ये सवाल है कि करीब 5 करोड़ मामले कोर्ट में हमारे लंबित हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 87% हैं और 62,000 एक आंकड़ा ही है सर कि 30 साल पुराने मामले हैं। अब इनको एक्सपेडाइट करने की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर करा, बहुत सुधार भी आया है। व्हाट मोर कैन बी डन? बहुत कुछ करना ज़रूरी है, बहुत कुछ करना है। ये थोड़ा सा ना, ये एक सोसाइटी लेवल का प्रॉब्लम ज़्यादा है। मैं एक आपको थोड़ा सा अलग से एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई आदमी बीमार होता है ना, तो द एंटायर मशीनरी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट विल ट्राई टू एक्सपेडाइट द मैटर। आप एम्बुलेंस को बुलाओगे तो वो तुरंत हाजिर होगी, वो नहीं कहेगी कि मैं 3 दिन बाद आता हूँ। हॉस्पिटल जाओगे तो तुरंत उनकी इमरजेंसी कैजुअलिटी में कोई डॉक्टर इमीडिएटली होगा, ऑपरेशन इमीडिएटली होगा। सो द डायमेंशन ऑफ टाइम always gets conquered when it is other profession. Unfortunately वो legal profession में और case management में नहीं होता कि dimension of time हमेशा एक background में relegate होती है। क्या फ़र्क पड़ता है, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ये जो एक है ना, ये एक आदत ये हमेशा बदलनी चाहिए। दूसरा, ये बोलना नहीं चाहिए, पर कई सारे वकीलों को क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन ही होती है, साहब कुछ भी कर लो, 5 साल निकाल लो। Oh God. अब ये रियलिटी है। जैसे एक टेनेंट है, उसका एविक्शन है, तो वो टेनेंट आदमी वकील को क्या बोलेगा, साहब कुछ भी कर लो, 5 साल निकाल लो। जो आदमी बेल पर है वो यही कहेगा, साहब कुछ भी कर लो, 5-7 साल निकाल लो। सो ये जब आपकी सोसाइटी के मेंबर्स ही यही चाहते हैं कि मेरा मामला जितना हो सके लंबित रहे, तो फिर क्या हो सकता है फिर? तो इसलिए ये जो सारा जो विचार है, ये सिर्फ कानून एडमिनिस्टर करने वालों का नहीं है, सारी पूरी सोसाइटी का विचार होना चाहिए, समाज का, बिल्कुल पूरा समाज का उसके पीछे हाथ होना चाहिए, पूरे वकीलों का, पूरे सारे जितने अधिवक्ता है उनका भी हाथ होना चाहिए। ये सारा जब हो जाएगा, ये जागरूक जब समाज होगा, तब ये सारी चीज़ें अपने आप यानी सुधर जाएंगी। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये ऐसा कि अब हम ये कार्यक्रम खास कर रहे हैं, अपना संवाद 75 साल हमारे संविधान को होने जा रहे हैं। क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो दर्शक आपको सुनेंगे यहाँ पर और जो टीवी के माध्यम से, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, जब हमारा संविधान बना तो इस देश में गरीबी बहुत थी, जिसे हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वो 250 रुपये था। हमारे समाज में कई सारी डिविजन्स थी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, डिफरेंसेस रिलीजन के डिफरेंसेस थे, समाज में कई सारे डिविजन्स थे, साक्षरता बिल्कुल नहीं थी। ऐसे इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दी गई हमारे फाउंडिंग फादर्स से, जो कि एक विजन डॉक्यूमेंट है, और वो विजन डॉक्यूमेंट हमारे लिए पिछले 75 साल से एक बहुत बड़ा आधार है हमारे सबके लिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो कुछ दिया है वो बहुत सोच समझ के, एक फोरसाइट के तौर पे सारे उसके प्रावधान करके दिया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको अफर्मेटिव एक्शन की बात बोली, तो व्हेन वी स्टार्टेड द अफर्मेटिव एक्शन वाज ओनली लिमिटेड टू गिविंग सम बेनिफिट टू पीपल कमिंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट टू एंग्लो इंडियंस।
अब आप देखिए बेनिफिशियरीज की लिस्ट कितनी बढ़ती रही है, उसके बाद ओबीसीज एक कैटेगरी और तैयार हो गई, फिर 72 73 अमेंडमेंट के हिसाब से लेडीज़ को 1/3 सीट्स में एलोकेशन हो गया। वो आज 106 अमेंडमेंट से इवन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में भी आ गया है वो। देन बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन मिला, वो तो हर बच्चे का भी ये मानवीय अधिकार भी है, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है। तो ये जो स्वीप है, ये जो बढ़ रहा है, अब ये लास्ट अमेंडमेंट आई, जैसे आपने जिक्र किया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसको भी हमने एक बेनिफिट के तौर पे अभी ये दिया है। तो ये जो शुरुआत हुई है 1950 में, इस शुरुआत का आज आप उसका देखें तो कहाँ तक पहुँचे हम, कि वो जो 250 रुपये जो पर कैपिटा इनकम था, आज कम से कम हम 1.5 लाख के ऊपर तो हैं, करेक्ट। आज हमारे यहाँ इतना शिक्षित समाज है, 80% शिक्षित समाज है। आज हमारे बच्चे आज वर्ल्ड लेवल पे हर जगह काम कर रहे हैं। जो हमने जो शुरुआत की थी तब 20 यूनिवर्सिटीज़ थी पूरी कंट्री में, आज 1200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो देयरफॉर दैट्स द स्वीप एंड दिस इज़ व्हाट द नेशन हैज़ बीन एबल टू अचीव टुडे। 1990 में अगर आप देखें तो 1990 में there was a time when this country had to actually put its gold as a reserve with something, correct, in order to get some loan. Today our reserves are sold out completely of a different dimension. एक बहुत लंबी दूरी हमने तय की है। ऐसा है जी। आगे भी और जाना है जी। and that's why we have the vision, we have the path which has been sort of laid for us. It's only the mission to carry out what we need to do is what we must. आप सर, आपने इतना ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका। you so much. आप आए और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा संविधान है मजबूती से फलता फूलता रहे और लोगों का भरोसा बना रहे। नमस्कार। नमस्कार सभी को।